नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है एक नई कहानी में। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर, जिसका नाम है शापित बंगला। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजन कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ द हॉन्टेड बुक। तो चलिए इसी के साथ कहानी स्टार्ट करते हैं और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो वीडियो लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। संतोष एक सरकारी स्कूल का टीचर था। संतोष का अभी अभी तबादला हुआ था। देहरादून एक सरकारी स्कूल में बतौर टीचर लगभग एक हफ्ते तक संतोष के ही एक सरकारी कमरे में ही था। लेकिन संतोष को एक घर की ज़रूरत थी जहां पर वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ आराम से रह सके। एक दिन संतोष रोज की तरह क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था और पढ़ाते पढ़ाते वो टेबल पर रखा आज का अखबार देखने लगा। अखबार में बहुत सारे किराए के लिए घरों के ऐड थे। संतोष ने बहुत सारे ऐड देखे और उसको एक बंगला पसंद भी आ गया, जो देहरादून में उसके स्कूल से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर राजपुर रोड पर था। संतोष ने मन बना लिया था कि हो ना हो अब इसी बंगले को लेना है, क्योंकि बाकी सभी घरों से इसका किराया भी बहुत कम था और एड में जिस हिसाब से बताया था उस हिसाब से घर भी बहुत बड़ा और आलीशान था। और उसके बाद स्कूल जैसे ख़त्म हुआ, संतोष अपने रूम पर जाकर खाना वगैरह खाकर सबसे पहले उसने उसी अखबार में जो ऐड था उसमें दिए फ़ोन नंबर पर फ़ोन लगाता है। संतोष ने कहा कि सर, आपने अपने बंगले का ऐड दिया था अखबार में, वो मुझे चाहिए किराए के लिए। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हाँ ठीक है, आप देख सकते हो एक बार और, फिर जब तक आपका मन करे तब तक आप इसमें रह सकते हैं। फिर संतोष ने आज शाम को ही उस बंगले को देखने के लिए कह दिया और शाम को लगभग 4 या 4:30 बजे करीबन संतोष अपने रूम से निकला और वहां पर जाकर उसने उस मकान मालिक को फ़ोन करके बता दिया और मकान मालिक ने आकर संतोष को बंगला खोलकर हर जगह से दिखाया और संतोष बंगले में हर तरफ घूम घूम कर देख रहा था और यही सोच रहा था कि कितना अच्छा बंगला इतने अच्छे रेट में मिल गया। सच में बंगला बहुत बड़ा और बहुत आलीशान था। फिर उसके बाद संतोष ने मकान मालिक से कहा, सर, यह बंगला कितने दिनों से खाली है? फिर मकान मालिक ने कहा, यह लगभग 1 साल से खाली पड़ा है। संतोष ने कहा, यह तो शहर में इतना बढ़िया घर है और रेट भी बहुत अच्छा है, फिर क्यों खाली है? फिर मकान मालिक ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, सबका अपना अपना मन है, शुभ अशुभ और इसके अलावा ज़्यादा कुछ बताया नहीं मकान मालिक ने। उसके बाद संतोष ने किराए वगैरह की सारी बात कर ली और 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होने को कहा। उसके बाद संतोष ने रूम पर पहुँचते ही उसने अपने वाइफ को फ़ोन में सारी बात बता दी कि एक बंगला देख लिया है, अब यहीं पर आ जाओ। संतोष की वाइफ भी बहुत खुश थी और अगले दिन ही वो भी नैनीताल से देहरादून आ गई। संतोष की वाइफ और उसकी एक छोटी बच्ची दोनों बहुत खुश थे और संतोष भी उस दिन स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं गया था। संतोष ने अपनी वाइफ को बताया कि उसने जो बंगला देखा है वो बहुत बड़ा और बहुत आलीशान है, वहाँ हमें और कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, घर के काम की सारी चीज़ें वहाँ पर है, इसलिए बस हमें सीधा वहाँ
जाना चाहिए। फिर उसकी वाइफ ने कहा, चलो फिर, अब कब चलोगे? संतोष ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, अभी मैं टैक्सी बुक कर रहा हूँ, फिर हम तीनों उससे बंगले में चले जाएंगे। उसके बाद संतोष ने टैक्सी बुक करी और थोड़ी देर में टैक्सी वाला टैक्सी लेकर आ गया। संतोष ने टैक्सी वाले को एड्रेस बताया और वो और उसकी वाइफ और उसकी बच्ची तीनों टैक्सी में अपना सामान वगैरह लेकर बैठ गए। संतोष टैक्सी वाले के साथ आगे ही बैठा हुआ था। संतोष ने कहा कि आप यहीं के रहने वाले हो? फिर टैक्सी वाले ने कहा, मेरा नाम गुड्डू है और सर, मैं रहने वाला तो यूपी का हूँ, पर कई सालों से यहाँ रहता हूँ और टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी वाले ने बात ही बात में पूछा कि आप उधर कहाँ जा रहे हो? फिर संतोष ने कहा, राजपुर रोड साल जंगल के पास एक बंगला है जिसे मैंने किराए पर लिया है, अब हम वहीं पर रहेंगे। टैक्सी वाला शायद तुरंत समझ गया कि उसने कहा मनोज प्रसाद जी का बंगला है जो राजपुर रोड साल जंगल के पास है। फिर संतोष ने कहा, हाँ, आप जानते हो क्या? उसके बाद टैक्सी वाले ने बड़ी हैरानी भरी नज़रों से संतोष को देखा और कहा, सर, आपको किसने आइडिया दिया कि आप उस बंगले को किराए पर ले लो? उस टैक्सी वाले की बात सुनकर संतोष ने कहा, क्यों? किसी ने नहीं, मैंने अखबार में उसका ऐड देखा था। टैक्सी ड्राइवर मानो उस बंगले के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसने गाड़ी धीरे करी और कहा, सर, आप कहीं और देख लो, वो बंगला सही नहीं है, क्योंकि वहाँ कभी तो कोई नहीं रहता। 1 साल से ज़्यादा हो गया वो बंगला इसीलिए खाली है। कहते हैं कि वहाँ रहने वाले इंसान ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। संतोष ने टैक्सी ड्राइवर गुड्डू की सारी बातें सुनी और कहा, कैसी बेतुकी बात कर रहे हो? मैं ऐसी चीज़ों को नहीं मानता। इतना अच्छा बंगला इतने अच्छे रेट में कैसे छोड़ दूँ? उसके बाद टैक्सी ड्राइवर कुछ बोलने ही जा रहा था कि संतोष ने उसकी बात बीच में ही काट दी और संतोष ने कहा, तुम अब चुपचाप हो जाओ। लेकिन संतोष की बीवी कहने लगी, नहीं भैया, आप बताओ उस बंगले के बारे में। आप तो यहीं के रहने वाले हो, आप ज़्यादा जानते होंगे। उसकी वाइफ के बार बार कहने पर गुड्डू ने फिर बताना शुरू करा। गुड्डू ने कहा, मैडम, मैं आप सबके भलाई के लिए कह रहा हूँ कि आप उस बंगले में मत जाओ। हाँ, मानता हूँ उसका किराया और सभी घरों से बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन उस किराए का ही क्या जो आपकी ज़िंदगी ही ले ले। फिर गुड्डू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैडम, आपसे पहले यहाँ बहुत लोग रहने को आए। जैसे आप कम किराए की लालच में उस बड़े बंगले में जा रहे हो और लोग भी उस बंगले में बहुत शौक़ से जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन के अंदर ही जो भी वहाँ आता है उसकी मौत ज़रूर हो जाती है। गुड्डू की सारी बातें सुनकर संतोष की वाइफ ने थोड़ा घबराते और डरते हुए कहा, पर ऐसा क्या है उस बंगले में, क्यों होता है ऐसा? फिर गुड्डू ने कहा, मैडम, यह तो पता नहीं उसमें ऐसा क्या है, लेकिन शायद कोई श्राप मिला हुआ है उस बंगले को, क्योंकि अब तक ना जाने कितने लोगों की जान चली गई है वहाँ पर। किसी की भी मौत होती है तो पुलिस जांच के बाद कुछ दिन या 6 महीने उस बंगले का मालिक उस बंगले को बंद रखता है, फिर दोबारा कुछ दिनों बाद उसको किराए पर दे देता है। लेकिन यह तो सच है कि कोई भी वहाँ जाता है तो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं। बहुत किस्मत वाला होता है जो वहाँ से ज़िंदा वापस चला आता है, वरना
जो वहाँ शिफ्ट होता है उसका मरना तो तय है। यह सब बातें सुनकर संतोष की वाइफ बहुत डर गई थी और उसने कहा, संतोष, हम कहीं और घर देख लेते हैं, आज वापस उसी तुम्हारे रूम पर चलते हैं। लेकिन संतोष को शायद इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पढ़ा लिखा स्कूल टीचर आज के ख्यालों का था, इसलिए संतोष ने कहा, तुम्हें क्या हो गया प्रीति, तुम भी कैसी बातों पर विश्वास कर लेती हो। और फिर उसने गुड्डू की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए कहा, और क्या बात है ड्राइवर साहब, तुम कहानियाँ बड़ी अच्छी बना लेते हो। संतोष ने अपनी वाइफ को कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वहाँ पर 2 दिन लगातार जा रहा हूँ। कल जाकर हमने साफ सफाई भी करवाई थी। बहुत अच्छा बंगला है, इसलिए इन सब फालतू की बातों पर कोई ध्यान मत दो। और तुम ड्राइवर भाई, बस तुम गाड़ी चलाओ और हमें उस बंगले पर जाकर उतार दो। फिर ड्राइवर ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। और थोड़ी देर में वो सब लोग उस बंगले के पास पहुंच गए। बंगला साल जंगल के थोड़ा अंदर की तरफ था। वहां पहुंचते ही गुड्डू ने टैक्सी रोकी और उन लोगों का सामान वगैरह उतार कर रखवा कर वो चला गया। और उसके बाद संतोष अपनी वाइफ, अपनी बच्ची नेहा के साथ उस बंगले के अंदर चला गया। और संतोष अपनी वाइफ को दिखा रहा था, कह रहा था, देखो कितना अच्छा और कितना बड़ा बंगला है, यह नज़ारा भी कितना अच्छा लग रहा है। पर संतोष की वाइफ थोड़ा परेशान थी, लेकिन उसे भी बंगला बहुत पसंद आ रहा था। और बंगले के चारों तरफ जो हरा भरा नज़ारा लग रहा था वो प्रीति को सच में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर प्रीति ने संतोष से कहा, बंगला तो सच में बहुत अच्छा है और प्यारा भी है, लेकिन सामने जंगल देखने में भी बड़ा खतरनाक लग रहा था। इसीलिए उसने संतोष से कहा, एक तो यह जंगल बहुत बड़ा और भयानक सा है, दूसरा वो जो ड्राइवर बता रहा था मुझे सच में बहुत अजीब सा लग रहा है यहाँ। संतोष ने फिर उसी समझाने की कोशिश करी, यार तुम समझती क्यों नहीं हो, लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लोगों का तो काम है कहना, लेकिन सच बताओ तो इस शहर में इससे अच्छा और इतना बढ़िया बंगला कहीं नहीं मिलेगा इतने कम रेट पर। संतोष को तो बस यह बंगला भा गया था, इसलिए उसके बाद वो लोग घर में से सारा सामान वगैरह इधर उधर सेट करने लगते हैं। और पूरा घर सेट करने के बाद शाम के लगभग 5 या 5:30 बजे के करीबन संतोष बाहर चला गया सब्जी वगैरह लाने। घर में प्रीति और नेहा अकेले थे। संतोष के जाते ही प्रीति को मानो बहुत डर लग रहा था और सोफे पर बैठे हुए बस जो बात टैक्सी ड्राइवर गुड्डू ने बताई थी वही बार बार सोच रही थी। तभी उसकी नज़र आसपास पड़ी तो उसे नेहा कहीं पर नहीं दिख रही थी। उसके प्रीति घर में हर तरफ नेहा को आवाज़ मारकर ढूंढ रही थी, लेकिन नेहा कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। प्रीति भी परेशान हो गई और बंगले में हर तरफ जाकर नेहा को खोज रही थी और जोर जोर से चिल्लाकर नेहा को आवाज़ मार रही थी, लेकिन शायद नेहा आसपास कहीं भी नहीं थी। तभी तो नेहा को सुनाई नहीं दे रहा था। आवाज़ लगा लगा कर प्रीति हार कर एक जगह बैठकर रोने लगी। इसकी आगे का कहानी दोस्तों अगले एपिसोड में मिलेगा। तब तक आप लोगों से लेते हैं इजाज़त, और कहानी कहीं ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप भी सुनते सुनते बोर हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पार्ट 2 के साथ। तब तक आप सभी लोगों से लेते हैं इजाज़त और सभी भाइयों को मेरा जय हिंद।